Applications of biotechnology. Biotechnology is very useful and will be very useful in coming days too in the field of agriculture. So use of biotechnology in the field of agriculture. Right? Then use of biotechnology in the case of medicines. Use of biotechnology in the case of medicines, therapeutics, medicines. And third area of application of biotechnology is to get animal products. So, to get animal products. तीन एरिया मेजर हैं जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं एंड दीज आर द एरियाज इन विच देयर इज मैक्सिमम चांस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, अब देखो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर. बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर की बात हम करेंगे आज. बायोटेक्नोलॉजिकल applications in agriculture. in कहां पर? agriculture. In India, after independence, there was shortage of food items, food products, grains. Our population is increasing. We are growing day by day. ठीक है ना? हम लोग चाइना से थोड़ा सा पीछे हैं. इन कमिंग डेज हम आगे होंगे. ठीक है, तो इंडिया में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, फास्ट हो रही है, बट द प्रोडक्शन ऑफ फूड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट सो फास्ट. दैट इज व्हाई देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ स्टार्वेशन. People had not been getting the required amount of food. Shortage of food items were there. In 1970s, in India, Green Revolution was started. We have studied about Green Revolution. I have already told you about the contribution of Dr. M.S. Swaminathan. डॉक्टर स्वामीनाथन के बारे में आपको बताया था. ग्रीन रिवॉल्यूशन में उनका बहुत बड़ा रोल है. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ इंडिया में, आफ्टर दैट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, particularly wheat, rice and maize, increased many times. And nowadays we are independent regarding the production of grains. We are having grain production in surplus amount, extra amount, and in production of grain on large scale was possible in 1970s due to green revolution. तो क्या हुआ था बेटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं. ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज किस चीज का हुआ? व्हीट, राइस एंड मेज के प्रोडक्शन का. मेनली व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन जो है कई गुना बढ़ गए. ग्रीन रिवॉल्यूशन became possible due to two things. ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों पॉसिबल
आप लोग नाम सुने होंगे नॉर्मन ई बॉरलॉग। नॉर्मन ई बॉरलॉग को नोबेल प्राइज मिली थी पीस के क्षेत्र में, इन पीस। नॉर्मन ई बॉरलॉग जो है उनका काम हुआ था मैक्सिको में, एंड he became able to produce high yielding variety of wheat. M.S. Swaminathan brought high yielding varieties of wheat from Mexico to India. So due to high yielding variety of seeds, HYV seeds, and due to HYV seeds, एक तो हो गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का हमको मिल गया, और दूसरा यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स एंड टेक्निक टुगेदर विद द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आपको पूछेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों पॉसिबल हुआ, दो बातें कहेंगे। वन इज ड्यू टू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, एंड अदर application of scientific tools and techniques together with use of use of chemical fertilizers and pesticides. अब देखो केमिकल्स हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स है और पेस्टिसाइड्स है, these are the chemicals, inorganic chemicals। तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की मदद से और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का जो था उसकी मदद से ये पॉसिबल हुआ कि यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। एंड ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया जो है उसमें व्हीट का प्रोडक्शन लगभग 3 गुना बढ़ गया, 3 टाइम्स, एंड राइस का प्रोडक्शन 2 गुना बढ़ गया। तो वी बिकम इंडिपेंडेंट, नो डाउट। बट आप लोग जानते हैं ना, ये जो केमिकल्स है ये क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल नहीं है। These are the chemicals causing pollutions, causing biomagnifications, and ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है या जो फर्टिलाइजर्स है, they are reducing the fertility of soil in course of time. So we cannot rely on use of these fertilizers and chemicals for longer period, because fertilizers and pesticides alter the chemistry of soil. Fertilizers and chemicals क्या करता है, soil की chemistry को चेंज कर देता है। तो बहुत दिनों तक हम इनके भरोसे नहीं रह सकते कि हमको इंक्रीज करना है सॉइल की फर्टिलिटी को, हमको पेस्ट को कंट्रोल करना है, तो हम केमिकल पर ज्यादा दिन नहीं रह सकते क्योंकि केमिकल्स आर हार्मफुल। दूसरी बात, ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का मिला है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड का मिला है, ये सीड का हाई यील्डिंग वैरायटी मिला है बाय मींस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़े ना कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इसका प्रोडक्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। लेकिन एक क्रोमोसोम पर जो जीन है वह एक दूसरे से अलग तो नहीं हो सकता ना बेटा। हाइब्रिडाइजेशन में, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन को हम स्टिग्मा पर डाल देते हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन में जो क्रोमोसोम है उस पर जो जीन है, मान लो एक ही क्रोमोसोम पर यूजफुल
यूजफुल जीन भी है और हार्मफुल जीन है, दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर है। हम लोग जानते हैं ना कि मेनी जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। सो लेट मान लो कि एक ही क्रोमोसोम पर यूजफुल जीन भी है और हार्मफुल जीन भी है, तो इस जीन को दोनों दो तरह के जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर हैं, these genes cannot be separated by means of hybridization. Genetic engineering or DNA technology made it possible to separate the selected useful genes from the recessive genes, from the toxic genes, from the harmful genes. बात समझ में आ रही है ना? मान लो दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक है? तो आपको मान लो दीज आर ए बी सी 3 जीन्स है, दीज आर ऑन द सेम क्रोमोसोम बिकॉज a large number of genes are present on the same chromosomes. आपको ह्यूमन बीइंग में मैं पढ़ाया था आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि हमारे वाई क्रोमोसोम पर, मेल में जो वाई क्रोमोसोम है उस पर 231 जीन है, 231 जीन्स, दैट इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, जिस पर सबसे कम जीन है वो 231 जीन है। 2968 पढ़े थे आप, हमारे फर्स्ट क्रोमोसोम पर जीन है। तो जीन का संख्या क्या होता है? एक क्रोमोसोम पर जीन्स की संख्या बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीन्स वैरी फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। तो बाय मींस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन नॉट सेपरेट दीज जीन्स। ये जीन एक दूसरे से अलग हो जाएगा, कोई निश्चित तो नहीं है ना बेटा। So high yielding variety seeds were the product of hybridization. So useful and harmful genes, dominant or recessive genes cannot be separated. It is biotechnology. ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम पॉसिबल करते हैं। क्यों? आप जानते हो कि हमारे पास एंजाइम है, हम जिसको चाहे काट दें, जिसको चाहे अलग कर लें, जिसको चाहे जहां से भेजना है भेज दें। पढ़े हैं ना हम लोग कि हम जीन को काट नहीं सकते। फ्रेगमेंटेशन बाय मींस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज, देन सेपरेशन बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें एथिडियम ब्रोमाइड डाले थे, अल्ट्रावायलेट रे डाला था और जीन को अलग कर दिया। मींस these genes, ये जो ABC 3 जीन है एक ही क्रोमोसोम पर, हम जिस जीन को चाहें we can select that gene only and the selected gene may be sent into the target host to be get expressed there. वहां एक्सप्रेस होने के लिए उसमें हम भेज सकते हैं। Is it clear? तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ लिमिटेशन आपको पता चल गया होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड द डिमेरिट इज लिंक दैट वी कैन नॉट सेपरेट द जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, बट बाय मींस ऑफ आवर डीएनए टेक्नोलॉजी इट बिकम पॉसिबल नाउ to separate the selected gene, to choose the gene, ठीक है? तो जीन का सिलेक्शन पॉसिबल हुआ ड्यू टू आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? नाउ तो बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम क्या क्या करते हैं? अब देखो, इन एग्रीकल्चर व्हाट आर आवर पर्पसेस? हमारा पर्पस क्या हो सकता है इन एग्रीकल्चर? व्हाट डू वी वांट टू गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड हाउ इट इज पॉसिबल?
purpose.